नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। यहाँ पर हम 11वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ एक वीडियो में जो फंडामेंटल बेसिक्स होता है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक्स होते हैं, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों को इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। तो आज से हम जो फिजिक्स का मेनली बेसिक्स है, त्रिकोणमिति, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़े थोड़े बेसिक्स जान लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स पढ़ना। और जो 11th क्लास में बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें बेसिक्स आना जरूरी है, वरना जो भौतिक विज्ञान है उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुरू करते हैं हम अपने बेसिक्स से। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। त्रिकोणमिति, हालांकि कुछ एक बेसिक सी चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ ली हैं, आज हम बात करने वाले हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में, एंगल के बारे में। देखिए बच्चों, इसके बारे में आप नॉर्मल सा जानते हैं कि एक दो ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से चलती हो, दो ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से चलती हो, उनके बीच का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई ये मूल बिंदु ओ ले लिया और यहाँ पर मेरे पास दो रेखाएं पड़ी है ए, और इसके ऊपर के ऊपर पड़ी है बी। उसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ, तो ये जो झुकाव है बीच का, यही हमारा कोण होता है, जिसे हम अक्सर थीटा से दर्शाते हैं। ये जो कोण है, इसका माप बच्चों हम अलग अलग भौतिक राशि में करते हैं। जैसे हम कई बार, ज्यादातर हम काम में लेते हैं डिग्री। ज्यादातर हम क्या काम में लेते हैं? डिग्री। इसके अलावा हम कई बार रेडियन में भी माप देखते हैं। जो कोण का माप है वो रेडियन में भी हमें कई बार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम इसे मिनट में भी देखते हैं। मिनट में भी माप दिया हुआ होता है बच्चों, और इसके अलावा ये सेकंड में भी माप दिया हुआ होता है। इन सब को इंटरचेंज करना भी हमें आना चाहिए। हालांकि मैथ वाले बच्चे तो मैथ्स के अंदर इन चीजों को समझ लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को इसमें समस्या आएगी। इसलिए हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं कि जो हमारा कोण है, इसका माप हम डिग्री में करते हैं, रेडियन में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, और सेकंड में भी करते हैं। जो मुख्य रूप से हमारे काम आने वाला है जब हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन वगैरह की, तो जो हमारे इसमें काम आने वाली चीजें हैं वो ये है बच्चों कि जब हम कोण की बात करेंगे तो कोण में हम जो माप करने वाले हैं वो डिग्री में, जिनके बारे में मैंने भी लिख दिया, रेडियन में, मिनट, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, और ये सेकंड, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई माप डिग्री में है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या रेडियन में है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर बच्चों कोई माप हमें डिग्री में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है, और हम उस डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? रेडियन में। अगर हम डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? रेडियन में। तो हमें जो भी माप दे रखा है उसे हमें गुणा करना होता है पाई बाई 180 डिग्री से। किससे गुणा करना होता है? पाई बाई 180 डिग्री से। और अगर वही माप अगर हमें रेडियन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है, और उसे अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो हमें उसे 180 बटा पाई से गुणा करना होता है, 180 बटा पाई से। आप सीधा सा ये ध्यान रखें कि मुझे अगर कोई माप डिग्री में दे रखा है और मुझे इसका जो मान है वो रेडियन में निकालना है, इसका मतलब डिग्री को मैं नीचे रखूंगा ताकि डिग्री जो है उस डिग्री से कट जाएगी। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई आपका कोई माप है 90 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो इस 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे? इस 90 को गुणा करोगे आप पाई बाई 180 डिग्री से। तो अब ये डिग्री से ये कट जाएगा दो बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। इसलिए डिग्री नीचे रखते हैं। जिस चीज में बदलना है, जिस चीज में हमें आंसर निकालना है, वो हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पर हमें आंसर किस में निकालना है? रेडियन में। तो ये रेडियन ऊपर रहेगा, यानी पाई ऊपर रखना है। और अगर हमें डिग्री में मान निकालना है, किस में मान निकालना है? डिग्री में। तो डिग्री ऊपर रखेंगे। किसको ऊपर रखेंगे? डिग्री को। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको कह दिया कि एक कोण है जिसका मान पाई बाई 2 रेडियन है। एक कोण है जिसका मान कितना है? पाई बाई 2 रेडियन है।
आप इस पाई बाई 2 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री में बदलना है, मतलब डिग्री ऊपर रहेगी अपॉन में पाई। देखिए ये कट जाएगा और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखो जहां 90 डिग्री से हम रेडियन में बदले थे, वहां रेडियन से वापस घूम के किस में पहुंच गए, डिग्री में पहुंच गए। इस प्रकार ये दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसे 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, और अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए जैसे हम किसी वृत्त के लिए कोण की बात करें, इसके लिए वृत्त के लिए, वृत्त के लिए कोण की बात करें, तो जैसे मैंने ये एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त पर ये इसका मान लो केंद्र बिंदु है, वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु, और ये वृत्त की है बच्चों त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, जिसको मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं। और मान लो इस त्रिज्या पर या इस वृत्त में हम यहाँ पर एक थीटा कोण का एक चाप काट लेते हैं। इस चाप को हम लिखते हैं एस से। चाप को किससे लिखते हैं बच्चों, एस से, और ये है आपकी त्रिज्या। तो अगर अब आपको इस थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये जो थीटा होगा या जो फिर आपका ये कोण होगा, जो आपके बार बार अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आपका कोण होगा, ये कोण थीटा जो है वो होगा आपका चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। ये जो कोण है वो हो जाएगा आपका चाप बटा त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब देखिए जो चाप बटा त्रिज्या है, चाप बटा त्रिज्या है, इसमें अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो आपका चाप जितने लंबाई का है उतनी ही लंबाई की त्रिज्या है, जितने लंबाई का चाप है उतनी ही लंबाई की त्रिज्या है, तो बताइए वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का या कितने रेडियन का कोण बनेगा, कितने डिग्री का या कितने रेडियन का कोण बनेगा। देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि यदि चाप और त्रिज्या की लंबाई जो है वो बराबर है, तो वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का, मैं आज लिख रहा हूं, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं, रेडियन का कोण बनेगा, कितने रेडियन का कोण बनेगा। अब देखिए दोस्तों सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि आपसे पूछा क्या गया है, कोण पूछा गया है, जिसमें आपको चाप और त्रिज्या दे रखी है पहले से, तो कोण वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, यानी कि ये जो कोण है, कोण आपका हो जाएगा कोण थीटा बराबर चाप एस अपॉन में त्रिज्या आर। और ये कह रहा है क्योंकि चाप और त्रिज्या दोनों लंबाई में समान है, चाप और त्रिज्या दोनों कैसे हैं, लंबाई में समान है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एस अपॉन में एस या आर अपॉन में आर, यानी कुल मिला के इसका जो मान है वो आ जाएगा एक। कितना आ जाएगा, एक। और ये जो एक मान आया है ये एक रेडियन आया है, ये जो मान है वो किस में आया है, एक रेडियन आया है। यानी कि अगर आपका जो ये त्रिज्या है और आपका जो ये चाप है ये दोनों लंबाई में बराबर है, क्योंकि अगर एस बराबर आर है तो ये जो थीटा है वो होगा बच्चों एक रेडियन का। कितना होगा, एक रेडियन का, जो ऊपर ऐसे सी लगा के दिखाया जाता है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ यहाँ लिख कर भी कि ये कितने मान का आएगा, ये एक रेडियन का आएगा। लेकिन ये जो कोण है, मान लो अगर ये डिग्री में पूछा होता, या यूं कहूं कि ये जो एक रेडियन मान है, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो बच्चों सीधा सा क्वेश्चन ये होता है कि जो रेडियन है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं गुणा करूंगा 180 बटा पाई से, और ये गुणा करोगे तब आपको प्राप्त होगा 57.3 डिग्री। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका एक रेडियन है, कितने रेडियन, एक रेडियन है वो 57.3 डिग्री। चलिए मैं ये सब देना, ये सिंबल लगा दिया, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर सिंबल आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे बच्चों यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है कि फिर बताइए कि ये जो साइन एक और साइन एक डिग्री, साइन एक और साइन एक डिग्री, इन दोनों में से बड़ा कौन है, साइन एक और साइन एक डिग्री, इन दोनों में से बड़ा कौन है। जैसा कि बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो आपका एक रेडियन है, क्या है, एक रेडियन है, ये एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है।
इसके बराबर है 57.3 डिग्री के बराबर है। तो अगर इनको देखा जाए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये डिग्री जो सॉरी एक रेडियन जो मान है आपका वो बड़ा होगा, साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं साइन 57.3 डिग्री, फिर इसको हम लिख सकते हैं वो बराबर हो जाएगा किसके, साइन 1 के, साइन 1 रेडियन के, क्योंकि जो एक रेडियन का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा 57.3 डिग्री के बराबर। एक रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फटाफट देखिए इसे। देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कि, क्वेश्चन में लिखता हूं आपको, क्वेश्चन ऐसे हो गया कि जो घड़ी की सुइयां हैं, यानी कि घड़ी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घड़ी में ठीक 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे घड़ी की, घड़ी की घंटे वाली सुई तथा घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के मध्य कोण ज्ञात की, कोण ज्ञात की। अब ये जो कोण है वो मैंने हालांकि लिखा नहीं है, आपको डिग्री और रेडियन दोनों में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है बच्चों, डिग्री और रेडियन दोनों में ज्ञात करना है। तो देखिए घड़ी हमारी इस प्रकार की होती है जिसमें कुछ इस प्रकार से अंक निर्धारित रहते हैं पहले से, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये तो सिंपल सी चीज है जो आप रोज इसके दर्शन करते हो, इसको देखते हो। तो ये हमारी मान लेते हैं क्या है, घड़ी है। अब इस घड़ी में ये कह रहे हैं कि घड़ी में ठीक कितनी बजी है, 5 बजी है। घड़ी में ठीक कितनी बजी है, 5। तो ठीक 5 बजे घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो इधर 5 पे होगी और मिनट वाली सुई जो होगी वो इधर 12 पे होगी। यानी इन दोनों के मध्य का कोण, हो सकता है वो कोण इधर पूछ रहे हो सकता है कि कोण इसकी विपरीत दिशा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इधर वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोण दोनों ही निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूछना यह है कि दो कोण जो है वो डिग्री और रेडियन दोनों में ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों जैसे कि ये हम जानते हैं कि जो एक पूरा का पूरा सर्किल है, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है, इस पूरे के पूरे सर्किल में जो कोण है वो 360 डिग्री का बनता है। कोण कितने डिग्री का बनता है बच्चों, 360 डिग्री का। अब अगर मैं इस घंटे वाली सुई की बात करूं, किसकी बात करते हैं, घंटे वाली सुई की, तो ये जो घंटे वाली सुई है बच्चों, ओवर एंड है, ये घंटे वाली सुई इस पूरे सर्किल में राउंड देने में, यानी पूरा जो राउंड देगी उस राउंड देने में ये टोटल 12 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का। तो जो 12 घंटे हैं, इस 12 घंटे में इसके द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, 60 डिग्री का। तो मुझे तो आप इतना बताइए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप सिंपल सा निकाल दोगे कि सर 360 बटा 12 और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। यानी जो आपकी घंटे वाली सुई है वो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगी बच्चों, 30 डिग्री का। यानी कि मैं इस कोण को यहां दर्शा सकता हूं कि ये जो कोण है आपका ये 30 डिग्री का है। ये 1 से 2 के बीच का जो कोण है वो भी 30 डिग्री का है। 2 से 3 के बीच का कोण है वो भी 30 डिग्री का है। यानी ये जो कोण है, जो अंतराल है 1-1 घंटे का, उस 1-1 घंटे का जो अंतराल है, उस अंतराल के मध्य जो बनने वाला कोण है वो घंटे वाली सुई द्वारा 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 360 बटा 60 कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिग्री का। यानी जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 मिनट का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 6 मिनट का। ये समझ में आ गया, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो क्लियर हो गया। चलो यहां तक क्लियर हो गया। जैसे 12 घंटे में कितने का, 360 का, तो 1 घंटे में कितना हो गया, 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इस 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में, सॉरी यहां पर गड़बड़ कर दिया आपने, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण होगा। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का। और 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण होगा तो यहां हो जाएगा आपका 30/60, और ये 30/60 जो है वो हो जाएगा आपका आधे डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, आधे।
यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण, कितने मिनट में, 1 मिनट में। जब 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट है और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि ये जो 5 घंटे का अंतराल है ये वाला, इस अंतराल में दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा। तो देखो बच्चों, ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई तो 12 पर ही होगी और घंटे वाली सुई होगी 5 पर, और इस एक अंतराल में कितना डिग्री का, 30। तो ये जो टोटल अंतराल है वो हो जाएंगे 30, 30 के 5 अंतराल। तो हम कह सकते हैं कि जब 5 बजे होते हैं, कितने बजे होते हैं, जब 5 बजे होते हैं, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य जो कोण होगा वो कोण होगा 150 डिग्री का। कितना होगा, 150 डिग्री का। ये तो मान आया है डिग्री, ये तो मान आया है डिग्री में। अगर ये मान निकालना है रेडियन में, किसमें निकालना है, रेडियन में, तो अब मैं इस डिग्री को कन्वर्ट कर रहा हूं, डिग्री को कन्वर्ट करूंगा किसमें, रेडियन में। और मैंने कहा कि अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, मान आप रेडियन में निकालना चाहते हो, तो आप पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये 150 गुणा ये हो जाएगी आपकी पाई बटा 180, इससे गुणा करूंगा तो जो मेरा 150 डिग्री मान है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। यानी अभी तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ ये जो कोण है ये 150 डिग्री का है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, और क्या हो जाएगा, देखो 0 से ये कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कटेगा और 3 से ये 6 बार, यानी कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ 5 पाई अपॉन में 6, कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन में 6। और ये अब जो आंसर निकला है वो निकला है बच्चों रेडियन में, किस में निकला है, रेडियन में। तो यहाँ आ जाएगा 5 पाई अपॉन में 6। तो ये जो कोण है 5, ठीक 5 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य, ये आपका कोण होगा। या तो आप बोल सकते हैं कि ये 150 डिग्री का हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि 5 पाई बटा 6 रेडियन का है, 5 पाई बटा 6 रेडियन का है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता रहा हूँ। वो चीजें ये है कि ये जो हमारा चतुर्थांश होते हैं, जो अक्षेस है, जिसमें हम इसको एक्स अक्ष के नाम से बोलते हैं, ये हमारा होता है एक्स डेश अक्ष, ये वाई, और ये वाई डेश अक्ष। इसको हम बोलते हैं अक्सर, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम इस एक्स अक्ष से, कौन से अक्ष से, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर चलते हैं, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर चलते हैं, तो जब हम एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर चलेंगे तो जो हमारा कोण होगा बच्चों, वो कोण हमेशा ही आएगा धनात्मक। जो कोण होगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे ही हम एक्स अक्ष से वाई की ओर चलेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारा कोण आएगा धनात्मक। और ये दिशा होगी, इस दिशा को बोला जाता है बच्चों वामावर्त दिशा। कैसी दिशा बोला जाता है, वामावर्त दिशा बोला जाता है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि आप घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में चल रहे हो, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में वामावर्त। और यहाँ जो कोण होगा वो होगा धनात्मक। जैसे ही मैं नीचे की ओर चलूँ तो यहाँ जो कोण होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक। कोण कैसा होगा, ऋणात्मक। ये जो कोण है वो ऋणात्मक होगा। ये जो दिशा है इसको आप बोलेंगे दक्षिणावर्त, ये जो दिशा है इस दिशा को आप बोलेंगे दक्षिणावर्त, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा में, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। तो जब हम दक्षिणावर्त चलेंगे तो जो आपका कोण होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, जब हम वामावर्त चलेंगे तो आपका कोण होगा वो लिया जाएगा धनात्मक। यहां तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं किसी कोण का निर्माण करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक भुजा खींच देता हूं इस जगह, ये बात ऐसे मान लो यहाँ मेरा कोई बिंदु है और इस बिंदु से ये दूरी हो गई, और ये जो दूरी है इस दूरी को मैं दे देता हूँ ओ, ये मान लो ए नाम है और ये मान लो बी नाम। कौन सा नाम है, बी। और यहाँ पर मैं यहाँ जो कोण है इसको मान लेता हूँ थीटा कोण। क्या मानता हूँ बच्चों, थीटा कोण मान लेता हूँ। कौन सा कोण मान लेता हूँ, थीटा।
अब ये जो थीटा कोण है बच्चों, इस थीटा कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी उसे तो हम लंब कहते हैं, इसके पास वाली ये जो भुजा होगी उसे हम आधार कहेंगे, और जो समकोण है ये यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण। अब इसके त्रिकोणमितीय जो अनुपात है जो आपको पहले से करते हैं, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, वो हम त्रिकोणमितीय फलन लेने वाले हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनके बारे में बताऊंगा, बाकी आप इनके विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, उन्हें आप जानते हैं। और वो हमने ये पढ़ा था कि जो साइन थीटा है वो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से, ये चीजें हमने पढ़ ली है कि जो साइन थीटा है वो होता है बच्चों लंब कोण में कर्ण, क्या होता है, लंब कोण में कर्ण। तो ये जो आपका लंब कोण में कर्ण है, यहाँ लंब हो जाएगा आपका ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ए बी अपोन में कर्ण, कर्ण कितना है ओ बी, कर्ण क्या हो जाएगा ओ बी। ठीक वैसे ही कोस थीटा, कोस थीटा होगा आधार कोण में कर्ण, आधार कोण में कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आपका आधार अपोन में कर्ण। और ये जो आपका आधार है, आधार क्या है बच्चों, यहाँ पर आधार है ओ ए, आधार कितना है ओ ए अपोन में कर्ण कितना है ओ बी, और वैसे ही टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब अपोन में आधार, टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब अपोन में आधार, और ये जो आपका लंब है वो है ए बी और आधार है ओ ए, आधार हो गया ओ ए। तो ये चीजें आपको पहचाननी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, ये चीजें हमें पहचाननी आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर काम में आ रही है। इसके साथ ही जो त्रिकोणमितीय फलन है आपके, ये त्रिकोणमितीय फलन कौन से चतुर्थांश में रहते हैं तब धनात्मक रहते हैं, कौन से चतुर्थांश में रहते हैं तब ऋणात्मक रहते हैं, इन चीजों के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो अभी हम अध्ययन करने वाले हैं चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश के बारे में ऐसे अध्ययन कर लेते हैं कि ये जो आपका एक्स अक्ष, वाई एक्स डेश और वाई डेश, इनमें ये जो आपका चतुर्थांश है ये पहला चतुर्थांश माना जाता है। कौन सा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। और यहाँ पर हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, वामावर्त दिशा में घूमते हैं। फिर आ जाते हैं हम, ये जो चतुर्थांश है वो माना जाता है दूसरा, ये वाला चतुर्थांश तीसरा चतुर्थांश है, और ये चतुर्थांश जो है वो चौथा चतुर्थांश है। तो जो आपका पहला चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश पहला, इसमें सारे के सारे त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं सभी। जैसे साइन थीटा जिसका मान जो है वो 0 डिग्री से, देखिए मैं यहाँ कोण भी दर्शा देता हूँ, 0 से 90 तक, फिर 90 से 180 डिग्री तक, और 180 से 270 डिग्री, और 270 से वापस आ गया 360। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके जो मान है कोण के, जो थीटा है वो थीटा अगर 0 डिग्री से लेकर कहां तक है 90 डिग्री से, 0 से लेकर कहां तक है 90 तक, तो अगर वो 0 से 90 तक है तब तो इन सभी का मान जो होगा वो हमेशा ही कैसा रहना है धनात्मक रहेगा। कैसा रहना है धनात्मक। जैसे आपने 10th क्लास में टेबल याद की होगी जिसमें मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दिया होता है, तो उसके जितने भी मान है बच्चों, जितने भी मान है वो सारे वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही देखी, वहां पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कैसी है पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री का जब कोण आएगा तो इस कोण के मध्य, ये जो कोण आएगा इस अंतराल के मध्य 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का जो अंतराल है, इस अंतराल के मध्य जो कोण आने वाला है वो सारे के सारे कोण जो है वो क्या रहेंगे धनात्मक रहेंगे बच्चों। कैसे रहेंगे धनात्मक। और अगर हम कोण की बात करें, जो थीटा का मान है आपका वो 0 से 90 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 90 से 180 तक आता है यानी दूसरे चतुर्थांश में आ गया, कौन से चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में आ गया, जी 90 से लेकर 180 तक आ गया, तो 90 से 180 तक आएगा तो यहां आपका सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये तो रहने वाला है पॉजिटिव। क्या रहने वाला है पॉजिटिव। और बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे नेगेटिव। जैसे अगर आपको मान यूं दे दिया कि आपका जो कोस है वो 120 डिग्री है, कोस 120 डिग्री, इसका मतलब ये है कि जो आपका 120 डिग्री है वो 120 डिग्री किस अंतराल के मध्य आता है सर, वो 90 से 180 के बीच आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। देखो 0 से 90 के बीच नहीं आ रहा, 90 से 180 बिल्कुल आ रहा है, 180 से 270 नहीं, 270 से 360 नहीं।
कहाँ आएगा? 90 से लेकर 180। इसका मतलब हम इस जिस कोस की बात कर रहे हैं, ये कोस कहाँ है? ये कोस है 90 से 180 डिग्री के बीच का कोण लिए हुए। इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में है। कहां पर है? दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ है। और यहाँ देखो साइन और कोसेक के अलावा सारी चीजें कैसी होती है? नेगेटिव होती है। यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर नेगेटिव होगा, आंसर पॉजिटिव नहीं होगा। ये ऋणात्मक मान लिएगा। जैसे मैं इसकी जगह यूं रख दूं कि ये दिया हुआ आपका मान लो tan 150 डिग्री, तो tan 150 में तो 90 और 180 की रेंज के बीच में आता है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो भी किस में आएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये रख दूं sin 150, तो ये मान जो है वो कैसा आएगा? वो पॉजिटिव आएगा। जो कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि देखो ये 150 रेंज तो यही है 90 से 180, लेकिन ये साइन है, तो साइन और कोसेक जो है वो यहाँ पर कैसे रहते हैं? वो यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में आपका जो टेन है और टेन के साथ में कोट, ये दोनों के दोनों रहते हैं पॉजिटिव। टेन और कोट जो है वो तो रहते हैं पॉजिटिव। इसके अलावा के जितने भी फलन है वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। जैसे जैसे अगर मैंने यूं कह दिया कि साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री। अब देखो ये 210 डिग्री जो है वो किस रेंज में आ रहा है? ये 210 डिग्री 180 से 270 वाली रेंज में आ रहा है। इसके मध्य आ रहा है, 180 से 270 के बीच में आ रहा है। यानी ये तो 180 डिग्री और ये 270। तो 270 और 180 की रेंज के मध्य आ रहा है। इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा? तीसरे में होगा। और तीसरे में इसका मान जो है वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि सर आपने ही बताया है कि टेन और कोट तो तीसरे चतुर्थांश में कैसे रहते हैं? धनात्मक रहते हैं। और बाकी सारे के सारे फलन कैसे रहते हैं? ऋणात्मक रहते हैं। तो बाकी सारे के सारे फलन ऋणात्मक हो जाएंगे, मतलब साइन 210 भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। मान लो साइन की जगह मैंने ऐसा लिख दिया होता सेक 230 डिग्री, तो इसका मान जो भी आता वो भी होता किसमें? ऋणात्मक, नेगेटिव होता, मान ऋणात्मक ही होता। ठीक है, तो इसमें टेन जो है आपका वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अब है आपका चौथा चतुर्थांश, और इसके अंदर जो आपका है वो होता है कोस और सेक। ये जो है आपके कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे कैसे रहते हैं? नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो आप यूं ध्यान रख सकते हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ये एक याद करने का तरीका है छोटा सा, जिसको आप देख सकते हो। ये हो जाएगा आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर से ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश में हो गया आफ्टर से ऑल पॉजिटिव। एस से हो जाएगा आपका साइन, और साइन के साथ कौन हो जाएगा? कोसेक। टी से हो जाएगा टेन, और टेन के साथ कोट, और सी से कोस, और कोस के साथ सेक। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी वैल्यूज लेके जो फलन आ रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये फलन जो होते हैं वो इंटरचेंज भी होते हैं, अपने संयुग्मी फलनों में कन्वर्ट भी होते हैं। तो ये अपने संयुग्मी फलनों में कन्वर्ट कैसे होते हैं वो हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़े। अगर आप 11वीं क्लास में हैं, आप चीजों को आसानी से समझना चाहते हैं, तो ये बेसिक्स जो है वो ध्यान से पढ़ते रहे। हाँ, कई बच्चों ने जिन्होंने 10th 9th अच्छे से पढ़ी उनको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इन चीजों को पढ़ते रहें, क्योंकि कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो इनको पढ़ें, और इनको पढ़ने के पश्चात हम शुरू करेंगे 11वीं क्लास की फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करना होगा। आज आपकी क्लास अभी, इसके लिए आपको धन्यवाद।